5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत में उबाल है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली समेत देश के कई शहरों में लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान काफी हंगामा भी मचा। लोगों ने पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ा, बांग्लादेशी उच्चायोग के करीब जाने की कोशिश भी की। पूरे विश्व की एक ही डिमांड है, इस प्रकार के अत्याचारियों को, दुराचारियों को, पापाचारियों को दंड मिलना चाहिए। निंदनीय कृत्य हुआ है। एकत्रित हुए प्रदर्शन के लिए कि सरकार पर दबाव पड़े। साथ साथ यदि बांग्लादेश को भारत बना सकता है तो भारत बांग्लादेश को मिटा भी सकता है। अगर हमारे इस मैसेज को सही नहीं लिया तो आगे हम लोग इससे अग्र प्रदर्शन करेंगे। ये गुस्सा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ है। हिंदू समाज को शर्मसार करने की घटना है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा के खिलाफ है। सड़कों पर ये उबाल बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को टांग कर आग लगा दी गई। इस तरह की घटना से भारत में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता के विरोध में हजारों लोग चाणक्यपुरी में बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक जुटे। लोगों ने उच्चायोग तक जाने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी उच्चायोग तक जाना चाहते थे, लेकिन सभी को उच्चायोग के कुछ 100 मीटर पहले रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में झड़प भी हुई। एक बैरिकेड को तोड़ दिया है, दूसरा बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया। बसें यहाँ पर लगी हुई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं और इससे तकरीबन 500 मीटर आगे बांग्लादेश का उच्चायोग है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से दीपू दास को, जो कि हिंदू समुदाय से आता था, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके बाद से लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर देश के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कोलकाता की सड़कों पर जमकर बवाल कटा, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू जागरण मंच के बहुत सारे समर्थक बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन करने आए, जिन पर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। कई देर तक जो महिलाएं यहाँ पर जिन्हें चोट लगी थी उन्हें इंतजार करना पड़ा कि महिला पुलिस आए और उसके बाद उन्हें वापस कम से कम इलाज के लिए ले जाया जा सके। जो तबीयत बिगड़ी है लोगों की, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ है, कई सारे लोगों का खून निकला है, तो वहीं समर्थकों की भीड़ भी लगातार बढ़ती नजर आ रही। तो दूसरी ओर पुलिस समर्थकों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। एमपी की राजधानी भोपाल में भी बांग्लादेश के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। वीएचपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर उतर आए, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बांग्लादेश के विरोध में बैनर, पोस्टर
और पुतले भी जलाए। देखिए, जिहादी पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग चप्पलों से पीट रहे हैं क्योंकि मांग यही थी कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये रैली जो ज्योति टॉकीज के चौराहा है यहाँ पर पहुंची है और यहाँ ये जिहादी पुतले का दहन करके उसे चप्पलों से पीटे जा रहे हैं। तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं और बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद हैं। दिल्ली समेत दूसरे शहरों में हो रहे प्रदर्शन के बीच मुंबई में चौकसी बढ़ा दी गई। मुंबई में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। प्रदर्शन जम्मू में भी हुए। यहाँ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इनका गुस्सा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर साफ दिखा। यही कहूँगा, जो हमारा हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है वो बना रहे, उसे खराब ना किया जाए। ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज ये हिंदुस्तान के भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की यूटी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ के रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए और बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उन्हें सेव किया जाए। तो वहीं बांग्लादेश में हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। वहां रहने वाले भारतीय मुसीबत में हैं। वहां कई भारतीय मेडिकल छात्र भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय मेडिकल छात्र कठिन हालात में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस बीच भारत में शहर शहर और राज्य राज्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर मंगलवार को बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यूपी के बरेली और सीतापुर में बुलडोजर चले तो गुजरात के नडियाद खेड़ा में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी में जो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई उसे दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरज रहे हैं। अवैध निर्माण ढाया जा रहा है। तस्वीरें गुजरात की हैं। नडियाद महानगर पालिका बनने के बाद यहाँ सबसे बड़ा डेमोलिशन किया गया। कार्रवाई में 1978 में बनी करीब 48 दुकानों को गिराने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि कॉरपोरेशन ने काफी समय से व्यापारियों को दुकानें खाली करने का नोटिस दिया था। बताया जा रहा है कि दुकानों के पास और नीचे से गुजर रहे नालों में पानी भर रहा था। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन मंगलवार सुबह से ही डेमोलिशन का काम शुरू हो गया। नगर निगम का कहना है कि यह दुकानों ठीक से नीचे बरसाती पानी का मुख्य नाला गुजरता है, जो लंबे समय से चौकअप होने के कारण आसपास के इलाकों में जल भराव की बड़ी समस्या पैदा कर रहा था। इस कारण आज प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नाले को पूरी तरह से खुला किया जाए ताकि आने वाले समय में शहर से जल भराव से राहत मिल सके। तो वहीं यूपी के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर चला। एक बारात घर को ढा दिया गया। ये बारात वाजिद बेग नाम के शख्स का है, जिसे 26 सितंबर की हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी ताकि किसी तरह का कोई बवाल न हो, न कोई रुकावट पैदा हो। ये कहा जा रहा है कि हिंसा से एक दिन पहले यहीं बैठक हुई थी। जो बरेली में बरेली शहर में जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उसमें कई मुकदमे पंजीकृत हुए और उन मुकदमों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये सामने आया कि 19 सितंबर को यही फरीदापुर चौधरी में इसी मैरिज हॉल में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि मौलाना तौकीर रजा मौजूद था और उसके साथ साथ IMC के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो 26 सितंबर को जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उसका षड्यंत्र और उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी भी बात यहाँ पर सामने आई है कि इसी मीटिंग के दौरान की गई।
बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले बरेली विकास प्राधिकरण ने इस बारात घर को सील किया था और अब 23 दिसंबर मंगलवार को ये कार्रवाई की गई। ये बारात घर बिना अनुमति के चल रहा था, बिना नक्शा पास कराए चल रहा था। इनको बकायदा नोटिस और बकायदा डेमोलिशन ऑर्डर करके इनके खिलाफ डेमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। बरेली हिंसा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर इस तरह की 5वीं कार्रवाई है। हालांकि वाजिद बेग के परिजनों ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। 20 दिसंबर को इनने आदेश करा, 10 दिसंबर हम हाई कोर्ट में चलेगा। हाई कोर्ट की क्वेरी इनके बाबू लोगों ने बताया कि हमारी क्वेरी यहाँ लगा देना, तब तक जब तक तुम्हारा पेंडिंग रहेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इनसे लगातार मान रहे हैं कि कंपाउंडिंग दो, कुछ दो, राजस्व दो। इसे खजाने में इन्हें पैसा मिलेगा या राजस्व जमा करने में सरकार का फायदा होगा। तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं। यहाँ के सदर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कई वर्षों से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि खलिहान की जमीन पर लंबे समय से दबंग का कब्जा था। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहीं आप जो महंगा ब्रांडेड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर सस्ते पुर्जे लगाकर आपको चूना लगा दिया गया है? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है जो नकली मोबाइल बनवाता था, वो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के। क्या आप भी महंगे फोन के शौकीन हैं? कहीं आपका सैमसंग फोन नकली तो नहीं? महंगे फोन के शौकीन तो हो जाएं सावधान। दिल्ली में नकली फोन बनाने वालों का भंडाफोड़। जरा सोचिए, आप अपने खून पसीने की कमाई से आखिरकार एक महंगा फोन खरीदते हैं। आपको ऑनलाइन साइट्स पर विश्वास नहीं है तो आप दुकान में जाकर फोन खरीदकर घर ले आते हैं। हजारों रुपए खर्च करके आपने अपना पसंदीदा फोन खरीद लिया। लेकिन अगर हम कहें कि वो नकली है तो आप जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन दिल्ली की एक प्रसिद्ध मोबाइल मार्केट में ऐसा ही हो रहा था। दिल्ली के करोल बाग से पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जो महंगे सैमसंग मोबाइल फोन के नकली वर्जन बनाकर ग्राहकों को ठग रहा था। इस रैकेट से पुलिस ने 500 से ज्यादा फर्जी प्रीमियम फोन बरामद किए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये फोन इतने असली जैसे दिखते हैं कि कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि करोल बाग के बीडनपुरा इलाके में एक दुकान के अंदर नकली प्रीमियम सैमसंग मोबाइल बनाए और बेचे जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2025 की रात पुलिस ने दबिश दी और मौके से 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे गिरोह का सरगना हकीम था और पुलिस ने हकीम समेत उसके 3 साथियों को पकड़ लिया है। बैदनपुरा करोल बाग से स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका नाम है हकीम, मेहताब अहमद, रवि आहूजा और राहुल। इनसे 512 सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन्स, फोल्ड एंड फ्लिप मॉडल्स, 124 मदरबोर्ड्स, 138 मोबाइल बैटरीज और 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर्स मार्क्ड मेड इन वियतनाम और बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्पेशलाइज्ड असेंबलिंग टूल्स रिकवर किए। पुलिस की जांच में क्या क्या मिला है आपको वो भी बताते हैं। 512 नकली सैमसंग अल्ट्रा फोन, फोल्ड और फ्लिप मॉडल फोन, 124 मदरबोर्ड, 138 बैटरी, 459 नकली मेड इन वियतनाम IMEI स्टिकर, बड़ी मात्रा में मोबाइल पार्ट्स, असेंबलिंग टूल्स भी जब्त। अब आपको इनकी पूरी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे ये नकली फोन को असली दिखाकर महंगे में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी चीन से मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मंगवाते थे, जैसे मदरबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, बैक ग्लास और फ्रेम। फिर नकली IMEI स्टिकर लगाकर फोन को बिल्कुल नया जैसा बनाते। ये फोन मार्केट में 35 से 40 हजार रुपए में असली सैमसंग फोन बताकर बेच दिए जाते थे। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन यही चीज ठगों की कमाई का भी हिस्सा बन रही है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। हमेशा अधिकृत डीलर या कंपनी के स्टोर से ही मोबाइल खरीदें। बिल और वारंटी कार्ड जरूर लें और कभी भी सस्ते मोबाइल के चक्करों में न फंसें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
तो नकली फोन आखिर बनते कैसे हैं? IMEI के नाम पर कैसे की जाती है धोखाधड़ी? आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके हाथ में फोन असली है या नकली? हमारे सहयोगी सिद्धार्थ शर्मा आपको बता रहे हैं। महंगा स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो प्रीमियम फोन्स के नकली कॉपी बना के ग्राहकों को ठग रहा था। तो सवाल ये बनता है कि आप कैसे पहचानें कि आपका फ़ोन असली है या नकली? इन फ़ोनों को असली दिखाने के लिए नकली या फिर दोहराए गए IMEI नंबर आपके स्क्रीन और बॉक्स पर दिखाए जाते हैं, पर अगर आप नेटवर्क रिकॉर्ड पर वही नंबर सर्च करें तो वो नंबर किसी और फ़ोन से जुड़ा होता है और यहीं पर जो ग्राहक हैं वो धोखा खा जाते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो नकली प्रीमियम स्मार्टफोन्स असली बताकर बेच रहा था और बड़ी तादाद में ऐसे नकली फ़ोन्स और पार्ट्स भी बरामद किए गए। नकली फ़ोन को पहचानने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर मॉडल और सॉफ्टवेयर की जानकारी जांचें। IMEI नंबर को फ़ोन, बॉक्स और आधिकारिक पोर्टल पर मिलाएं। अगर कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस या सॉफ्टवेयर अपडेट में गड़बड़ी दिखे तो सतर्क हो जाएं। और हमेशा ध्यान रखें कि डिस्काउंट्स चाहे कितने भी बड़े हों, हमेशा अपना फ़ोन एक अधिकृत स्टोर या फिर भरोसेदार विक्रेता से ही खरीदें। और याद रखें कि हमेशा अपना वारंटी कार्ड और बिल ज़रूर लें और देखें कि बिल में एक GST नंबर है भी या नहीं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। लखनऊ के मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में धर्मांतरण के मामले में बड़ी खबर आई है। इस प्रकरण में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, तो वहीं आरोपी डॉक्टर को KGMU प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। उस पर अवैध धर्मांतरण के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई है। CM योगी ने पीड़िता से बात करके विश्वास दिलाया है कि उसे इंसाफ मिलेगा। KGMU कांड पर CM योगी सख्त। पहले से शादी, फिर जबरन धर्मांतरण। विवादों में घिरी लखनऊ की KGMU। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ योगी स्ट्राइक। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पहले से शादीशुदा एक पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, फिर धर्म बदलकर शादी करने की शर्त रख दी। महिला डॉक्टर इससे डिप्रेशन में चली गई और खुद की जान लेने की कोशिश की। अब इस मामले का संज्ञान खुद CM योगी ने ले लिया है। KGMU में धर्मांतरण केस पर सख्त एक्शन हुआ है। धर्मांतरण के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरोपी रमीज के KGMU कैंपस में घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। CM योगी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित लड़की से फोन पर बात की और उसे विश्वास दिलाया कि इंसाफ होगा। CM के संज्ञान में आने के बाद शासन के अफसर भी हरकत में आए। पीड़ित ने राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को पूरी घटना बताई और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी। I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared. आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। पीड़िता का जुलाई 2025 में दाखिला, यहीं पर पीड़ित की डॉक्टर से मुलाकात। पीड़िता और डॉक्टर ने प्रेम संबंध बनाए। पीड़िता ने जब शादी की बात की, डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव का आरोप। पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर महिला ने शिकायत की। KGMU ने जांच का आश्वासन दिया। पीड़िता ने मीडिया के सामने खुलासे किए। CM योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की, इंसाफ दिलाने का वादा किया। आरोपी रमीज के खिलाफ FIR दर्ज हुई। रमीज को KGMU ने सस्पेंड किया। छात्रा के मानसिक स्थिति को रखते हुए ध्यान में
विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, वो निलंबन के दौरान हमारे कैंपस में नहीं आएंगे, विभाग में नहीं जाएंगे। केवल जब जांच की प्रक्रिया होगी उसको भी विभाग से अलग दूसरी जगह पे किया जाएगा, जिससे उस छात्रा को कार्य करने में कोई मानसिक तनाव न हो। दूसरा, पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी। कल जब वो विशाखा कमेटी के सामने सर आए थे तो क्या बातें कह रहे थे? विशाखा कमेटी के सामने जब वो डॉक्टर आए तो क्या कह रहे थे? वो उनका ये कहना था कि जो भी हुआ है आपसी सहमति से हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग। और उनका ये, लेकिन जब उनसे समिति ने सीधा सवाल पूछा कि यदि आप कुछ समय पहले ही आपकी शादी हो चुकी थी तो आपने इस छात्रा को बताया क्यों नहीं और इसको क्यों छिपा के रखा अगर आपका मन साफ था तो? इसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कहने लगे कि उनकी शादी हुई ही नहीं है। तो फिर हम लोग विश्वविद्यालय ने उनसे कहा कि फिर आप इसका एक एफिडेविट फाइल करिए कि आपकी कोई भी शादी आज तक नहीं हुई है, और उनको समय दिया गया आज सुबह 10 बजे तक, लेकिन उन्होंने एफिडेविट दाखिल अभी तक नहीं किया। इस बीच केजीएमयू के बाहर कल भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और आज भी इस पूरे मामले के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। केजीएमयू धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही केजीएमयू ने भी अब उस आरोपी लड़के को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है और लड़के को खोजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नए पद को संभालने के बाद आज पटना पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं, वे जमीन पर नजर नहीं आते, और राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेश की जमीन पर भी संविधान और देश के प्रधान की आलोचना करते रहते हैं। जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहाँ भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। देख रहा है इंडिया में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कि कैसे बर्फबारी कहीं मुसीबत बन गई है तो कहीं नजारा अद्भुत हो गया है। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। कई जगह इससे लोगों को दिक्कत भी हो रही है। इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी। सैलानियों के खिल उठे चेहरे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है।
कश्मीर में चिल्लई कलां की शुरुआत होने के साथ अगले 40 दिन जमा देने वाली ठंड रहेगी। कश्मीर में कई जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर ढकी है, तो वहीं लेह भी व्हाइट वंडरलैंड में बदल गया है। सोनमर्ग का सुंदर दृश्य मनमोहक है, आकाश से बर्फ बरस रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी का ऐसा आलम देखने को मिला कि सड़क पर कई गाड़ियां ही फंस गईं। हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। कई गाड़ियां तो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। पुलिस ने ऐसे में मोर्चा संभाला और फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। इस मौसम में पहाड़ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा में बंगस नौगाम सड़क पर से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बीआरओ ने इस काम की जिम्मेदारी ली है। काम शुरू किया है। बर्फ की वजह से यहां पर आवाजाही रुक गई थी। बर्फ हटाने वाली इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में शोपियां को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड लगातार दूसरे दिन बर्फबारी के कारण बंद रही। बीआरओ की टीम यहां भी मोर्चा संभाला हुआ है और कई किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने में बीआरओ की टीम सफल रही। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी से काम में दिक्कतें आ रही हैं। नतीजतन सड़क अभी तक नहीं खोली गई है। लेह में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका एक खूबसूरत सफेद नजारे में बदल गया है। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिससे पहाड़, सड़कें और घर सब सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। श्रीनगर में बर्फबारी से निपटने के लिए एक स्नो कंट्रोल रूम बनाया गया है। आम लोगों की सुरक्षा और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस कंट्रोल रूम से पूरे जम्मू कश्मीर की मॉनिटरिंग होती है और जहां भी बर्फबारी से सड़क जाम होती है, तुरंत यहां से टीमें एक्टिव हो जाती हैं। हमने जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई तो हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ 40-50 किलोमीटर इंटरनल, उसमें जो 2-3 इंच की बर्फ़ पड़ी थी हमने उसको क्लियर किया है इन टाइम, और वी आर रेडी फॉर दैट। हमारी मशीन्स भी रेडी हैं। हम 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बना के बैठे हैं। हमारे 26 कंट्रोल रूम है हमारे पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जो छोटे मोटे और अलग हैं, पर 26 हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ पे हमारी मशीनरी स्टैंड है। जम्मू कश्मीर में गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फबारी ने सर्दियों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हालांकि खराब मौसम और फिसलन भरी सड़क के कारण प्रशासन ने 86 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम के अलावा यात्रा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुलमर्ग समेत कश्मीर के कई हिस्सों में सैलानियों का आना शुरू हो चुका है। लोग इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहलगाम हमले के बाद सैलानियों की वापसी से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी और पर्यटकों की भारी भीड़ के साथ रौनक लौट आई है। बर्फ की इस जादुई चादर ने न केवल गुलमर्ग को स्वर्ग में बदल दिया है, बल्कि इसने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद फैली दहशत को भी दूर कर दिया है। कश्मीर में पर्यटकों का आगमन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। गुलमर्ग में सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। स्की रिजॉर्ट की चोटियों पर स्नो बाइकिंग का मजा भी लिया जा सकता है। आज गुलमर्ग
टूरिस्टों से, पर्यटकों से खचाखच भरी है। ये देखिए, जहां आप देखोगे पर्यटक, हर तरफ से टूरिस्ट, चाहे वो स्नो बोर्डिंग कर रहे हैं, स्कीइंग सीख रहे हैं, स्नो स्कूटरों पे हैं, जहां भी आप देखें टूरिस्टों का इतना रश। देखिए, ये पर्यटक जो है ये स्कीइंग सीख रहे हैं। जरा इससे बात करें, कहाँ से आप आए हैं? केरला से। यू टेल मी, व्हेन डिड यू कम टू कश्मीर? 2 days back. You were knowing it is going to snow here? No, there was predictions, but I'm not sure after that. अच्छा, आपको मालूम नहीं था। अच्छा, okay, okay. You are enjoying this, Yeah, na? we are enjoying. You are enjoying. It's all normal? Yeah, normal. Okay. Too good here. Yeah. Yeah, lovely people, lovely places. Okay. So Your good amazing. name? Neja. नज्जा। So, ये केरला से ये पर्यटक आए हैं और इसी तरह जिस साइड भी आप देखोगे पर्यटक हैं। अरे, ये सीख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आए हैं, तो क्या बात है। तो अभी स्कीइंग सीख रहे हैं? जी, अभी सीख रहा हूँ। इतना रश है पर्यटकों का, आपको कोई अंदाजा था इतने लोग आए हुए कश्मीर? नहीं, अंदाजा तो नहीं था, लेकिन कल स्नोफॉल गिरने से लगता है कि बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो आप भी स्नोफॉल देखने के लिए आए? जी बिल्कुल। तो आप स्कीइंग सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा गिर रहे हैं बीच में? अभी तो सीख रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे हूँ। तो कहते हैं गिरते ही शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप उठे मेरे साथ और स्कीइंग का मजा लीजिए। गुलमर्ग में केबल कार बेहद मशहूर है। पूरे इलाके का असली नज़ारा देखना हो तो आप केबल कार को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। गुलमर्ग में टूरिस्टों का रश देखना हो तो केबल कार आना पड़ेगा। और यहाँ की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा बर्फ से है। और ये देखिए पर्यटक यहाँ किस तरह खेल रहे हैं। और हम बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पत्नी ने प्रेमी के संग पति की हत्या की, फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काट डाला। पूरा मामला बहुत ही भयावह और चौंकाने वाला है। ये घटना यूपी के संभल की है, जिसने मेरठ के मुस्कान कांड की याद दिला दी। अब आरोपी की बेटी ने ही गुहार की है कि उसके पिता को जिसने मारा उसे फांसी दी जाए। पापा के साथ कर रहा है, उसे फांसी होनी चाहिए। ये बच्ची मांग कर रही है कि इसके पापा को जिसने मारा उसे फांसी दो। ये गवाही दे रही है कि इसकी मां ने अपने प्रेमियों और दूसरे साथियों के साथ मिलकर इसके पापा को मार डाला। ये कह रही है कि आरोपी अक्सर कहते कि कुछ महीनों की बात है, फिर वही उनको पालेंगे। जरा सुनिए अपने पापा के कातिलों को लेकर इस बच्ची का क्या कहना है। वो हमसे कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ कर रहा है उसे फांसी होनी चाहिए। ये घटना आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरठ के मुस्कान कांड की याद आ जाएगी, उतना ही डरावना, उतना ही विभत्स। संभल में मुस्कान कांड जैसी दरिंदगी। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, शव को कई टुकड़ों में काटा, पत्नी की बेवफाई, शव और टैटू की गवाही। यूपी में संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। रूबी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। शव के टुकड़े कर अलग अलग फेंक दिया। चंदौसी के पतरुआ रोड स्थित ईदगाह के बाहर 15 दिसंबर को पॉलिथीन में बंद एक युवक के शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। पॉलिथीन खोलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक का सिर, हाथ और पैर अलग अलग काट दिए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की गई। ये भी नहीं पता चल रहा था कि युवक कौन है, लेकिन शव के हाथ में राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे शिनाख्त आसान हुई। जांच में युवक की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गंवा निवासी 35 वर्षीय राहुल के रूप में हुई। इसी टैटू ने जांच को आगे बढ़ा दिया। पता चला कि राहुल जूते का व्यापार करता था
और 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चौंदौसी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ के बाद रूबी, अभिषेक और एक अन्य युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अहम सबूत बरामद किए। एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मृतक की 10 साल की बेटी ने किया। बच्ची ने बताया कि माता पिता के बीच झगड़े होते थे। गौरव और अभिषेक नाम के लोग घर आया करते थे। वो बच्चों के लिए चॉकलेट और होटल से खाना लाते थे। फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में रूबी ने कबूल किया है कि उसका अपने ही मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात जब राहुल घर पर मौजूद नहीं था, तब रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया। इसी दौरान राहुल अचानक घर लौट आया। उनमें मारपीट और बहस हुई। इसी के बाद रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने राहुल की हत्या कर दी। फिर बाजार से मशीन लाकर उसके शव के टुकड़े कर दिए। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर लाके उस व्यक्ति को हड्डियाँ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। राहुल की शादी 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। पुलिस को शक तब हुआ जब पूछताछ के दौरान रूबी के बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आने लगे। जब कड़ियां जोड़ी गईं तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।